46 क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 5.103 पर। 46 क्वेश्चन जो ऑल इंडिया 2018 में आया था कंपार्टमेंट में, एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, देखिएगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेवानका लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखे हैं उसको एक एक करके पकड़ते हैं। क्या कह रखा है? सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला आइटम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में भी बता रखा है 1 लाख से 3 लाख। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख हुई है, यानी कि 2 लाख से बड़ी है। बढ़ने का मतलब तभी बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि कंपनी ने 2 लाख रुपए के शेयर मार्केट में इशू करे हैं। अगला सामान है रिजर्व एंड सरप्लस। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस के आगे क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर लिखा है। जिसका भी नोट नंबर दिख गया आपको, याद रखिए उसे ऊपर नहीं देखेंगे, कहाँ चले जाएंगे? नीचे देखने के लिए। नीचे जाके देखिए रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। जिसका भी नोट दिख गया उसे ऊपर नहीं देखना है, नीचे नोट्स में देखना है। नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ है? सरप्लस दैट इज बैलेंस शीट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। बच्चों ये प्रॉफिट पहले 1,20,000 था, अब कितना रह गया? इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि 95,000 से आपका प्रॉफिट कम हो गया। 1,20,000 का प्रॉफिट 20,000 रह गया, 25,000 रह गया, यानी कि 95,000 से कम हो गया। इसे हम एक तरह से लॉस बोल सकते हैं। कैसे? अभी जब लिख के दिखाऊंगा तो पता चलेगा। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अगला है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहला आइटम क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर इसका भी नोट दे दिया। नोट दे दिया तो इसे यहां पर देखेंगे बिल्कुल भी नहीं, नीचे चले जाएंगे। क्या लिखा है जरा देखिए उसमें? 10% लॉन्ग टर्म लोन्स। 10% लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। पहले ये 60,000 का था, अब 80,000 का हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 का लोन हमने और लिया है। ठीक है। थर्ड, आगे आ जाइए वापस बैलेंस शीट पर। करंट लायबिलिटीज है तीसरे नंबर पे। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? करंट लायबिलिटी में हमें दे रखा है ट्रेड पेबल। इसका कोई नोट नहीं है। ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, इसमें माइनस का निशान लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? डिडक्ट हुई है जी। इसके बाद अगला सामान क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट नंबर दे दिया तो उसे भी यहां पर देखना नहीं है। कहां देखेंगे? नीचे। नीचे जाके देखिए जरा, नई चीज आपको देखने को मिलेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 से कितना हो गया? 68,000 हो गया। चलिए ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होगा। असेट्स में आते हैं, नॉन करेंट असेट्स। सबसे पहले क्या है? फिक्स्ड असेट्स, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में नीचे चले जाइए। आपको क्लैरिफाई किया है उसमें क्या? मशीनरी है 215 से 384 है मशीन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके दे रखा है 23,000 टू 48,000। चलिए ठीक है, पढ़ लिया, बस ओवरऑल व्यू ले रहे हैं और कुछ नहीं है। नीचे चले जाते हैं और क्या क्या दे रखा है? इन्वेंट्री 60 से 67,000 हुई है, बढ़ी है घटी है? प्लस का साइन। ट्रेड रिसीवेबल 65 से 51,000 हुए, घटी है, माइनस का साइन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं होगा, इट विल यूजेबल इन द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगला सामान क्या है? अदर करेंट असेट, ये 4,000 से 0, यानी कि रिड्यूस हुए हैं। कोई भी और करंट एसेट रही होगी, बस अदर करंट एसेट लिख के उन्होंने छोड़ दिया, तो इसे हम करंट एसेट की तरह ही समझेंगे। देखिए बैलेंस शीट पढ़ी हमने, नोट्स पढ़िए, नीचे क्या लिखा है उसको देखिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। एडिशनल लोन जो हमने लिया है वो कब लिया है? 1 जुलाई 2016 को लिया है। पहले जरा इसको समझते हैं, जरा ये जानकारी क्यों दे रहा है। एक बात देखिएगा जरा, नोट नंबर 2 पे जाइएगा। नोट नंबर 2, लोन आपका शुरू में कितना था? 60,000, और एंड में लोन कितना हुआ है? आपको ये बता सकता है कि साल, इस क्वेश्चन में ईयर स्टार्ट कब हुआ है और एंड कब हो रहा है? ईयर स्टार्ट कब हुआ? ये जो 2 डेट्स दे रखी हैं, इसको जरा मैं थोड़ा सा समझा दूं। आपको क्वेश्चन में 2 डेट दे रखी है। एक तो दे रखी है बॉस 31 मार्च 2016 और दे रखा है 31 मार्च 2000। जरा इसका मतलब समझिए। मतलब ये हुआ
31 मार्च 2017 पहले आएगी या 16 पहले आएगी? ऑब्वियसली मान के चलिए ये है 31 मार्च 2016 और ये है 31 मार्च 2017, ठीक है। अगर कोई साल 31 मार्च 2016 को खत्म हुआ है यहाँ पे, तो ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2015 को। ध्यान से सोचिए और तब ध्यान से बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2015 को। जानते हैं ये? अच्छा, ये साल 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ है, तो ये साल कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को। आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, याद रखिए इस ईयर के लिए बनाना होता है। जिन 2 ईयर में जो लास्ट वाला ईयर है जो खत्म हुआ है, उससे पहले वाला साल कब शुरू हुआ होगा? ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 को। इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर को आप क्या बोलेंगे? 2016-17 बोलेंगे। तो आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है वो 2016-17 के लिए बनाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको क्वेश्चन में 2 तारीखों के बैलेंस दे रखे हैं, 31 मार्च 2016 के और 31 मार्च 2017 के। तो 16-17 का आपको कैश फ्लो बनाना है। दोबारा से, ये जो 16-17 है कब शुरू हुआ होगा बच्चों? 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। यहां पर क्वेश्चन में एक लाइन बोल रखी है कि लोन शुरू में आपका कितने का था? 60,000 का था। ईयर के एंड में लोन कितने का है? यानी कि आपने साल के दौरान 20,000 रुपए का लोन और लिया होगा। क्वेश्चन को जरा देखिएगा क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने। क्वेश्चन में लिखा है लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2000, मतलब एडिशनल लोन कब लिया गया है? एडिशनल लोन लिया गया है बच्चों 1 अप्रैल 2016 को, सॉरी 1 जुलाई। ये अप्रैल है, मई है, जून है और ये क्या आ गई? 1, तो 1 जुलाई को लोन लिया है एडिशनल लोन। एडिशनल लोन कितना? जो लोन 60 से 80 हुआ है तो लोन बढ़ा कितना है? 20,000 से बढ़ा है। तो यानी कि शुरू में लोन था 60,000 का, 20,000 का लोन हमने यहाँ पे और लिया होगा, जिसकी वजह से लोन कितना हो गया अब हमारा? बाद में आखिरी में पहुंचते पहुंचते 80,000 का हो गया। अच्छा, लोन का नाम क्या है? नाम क्या है? 10% टर्म लोन। 10% टर्म लोन का मतलब ये हुआ, टर्म लोन का मतलब होता है ये लोन हमने लंबे समय के लिए लिया है, और 10% का मतलब इसके ऊपर हर साल हम इंटरेस्ट कितना पे करते हैं? तो एक बात सुनना बच्चों, इन 3 महीनों में हमारे सर के ऊपर लोन कितना था? इन 3 महीने हमारे सर के ऊपर लोन बकाया था 60,000, लेकिन 20,000 रुपए का हमने और लोन ले लिया, तो बाकी के 9 महीने हमारे सर के ऊपर कितना लोन रहेगा? 80,000। हाँ या ना? सर मेरे ऊपर साल के पहले दिन लोन 60,000 का है। 60,000 का अप्रैल में भी रहेगा, मई में भी रहेगा, जून में भी रहेगा। अब जुलाई की पहली तारीख को जाकर मैं 20,000 रुपये का लोन अगर और ले लूँ, तो अगर मैं 20,000 रुपये का लोन और ले लूँगा तो मेरे ऊपर इस दिन के बाद कितना लोन हो जाएगा? 60 पहले से आ रहा था, 20,000 का और लोन ले लिया, 80,000 हो जाएगा। यानी कि 3 महीने हमारे ऊपर लोन है 60,000, बाकी के जो महीने बच गए, साल में 12 महीने में से 3 महीने 60,000 है, तो बाकी 9 महीने बच गए, तो 9 महीने हमारे सर के ऊपर कितना लोन रहेगा? 80,000। ये कंफर्म है सबको? कैसे कहा 80,000? 60,000 का जो लोन चल रहा था उसमें 20 और जोड़ दिया तो 80,000 का तो लोन हो गया। तो अब मैं जरा ये पता लगाना चाहता हूं कि इस साल मैं लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो देखिए जरा यहां पे कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं कितना इंटरेस्ट आएगा। 60,000 का कितना परसेंट? 10% आएगा, लेकिन 3 महीने के लिए। प्लस में 80,000 का हमने और लोन लिया, तो जो 80,000 का हमने और लोन लिया है वो 10% लिया होगा, 10% पे वो 9 मंथ्स का होगा। भाई इस पे लगेगा आपको 9 महीने का ब्याज, इस पे लगेगा 3 महीने का ब्याज। ठीक कह रहा हूं मैं? कितना आएगा बच्चों? काट पीट करके 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 12, 1500 आ जाएगा मेरे ख्याल। नहीं आएगा? कैलकुलेटर तो होगा ही आपके पास, तो सॉरी मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, और क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा? 6,000। टोटल इंटरेस्ट आएगा 7,500। सही किया मैंने? 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, टोटल इंटरेस्ट यही आएगा जो आपके सामने मैंने लिखा है। आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। 80,000 इंटू में 10%, इंटू में क्या है 9 इंटू और डिवाइड बाई 12, 6,000 और 1,500 बिल्कुल सही है, 7,500।
ये कंफर्म हो गया कि इस पूरे साल हम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे 7500। पहले इसमें किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, है ना। अब जरा आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे। अब बनाते हैं एडजस्टमेंट का अकाउंट। पहली एडजस्टमेंट तो सिंपल सी है, इंटरेस्ट के बारे में, इसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एडजस्टमेंट दे रखी है ये बताने के लिए दे रखी है कि हमारा ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। एडजस्टमेंट जो नहीं है आज की क्लास में आपके लिए वो क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा। क्या लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 2 में, टैक्स ऑफ ₹53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने साल के दौरान टैक्स पे किया है। कितना टैक्स पे किया है मैडम जी? 53,000 का टैक्स पे किया है। अब एक बात समझिएगा, टैक्स पे किया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग बच्चों एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। पिछली क्लास में मशीन के बारे में एडजस्टमेंट थी तो मशीन अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन के बारे में एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टैक्स के बारे में एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैं टैक्स का अकाउंट बना रहा हूं। और आगे की क्लासेस में क्या होगा, उसमें एक नहीं 3-3, 4-4 एडजस्टमेंट होगी। टैक्स की भी होगी, डेप्रिसिएशन की भी होगी, एसेट की भी होगी। फिलहाल प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी जो भी हो, ध्यान समझिएगा, इसका जो बीडी बैलेंस होगा, बाई बैलेंस बीडी, यहां लिखा जाएगा। और टैक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस सीडी, वो यहां लिखा जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में जाके टैक्स का बीडी बैलेंस और सीडी बैलेंस कितना कितना दे रखा है, ये आपको कहां दे रखा? नोट नंबर 3 में टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 70,000 है और क्लोजिंग 68,000। तो बीडी बैलेंस तो लिख दूंगा 70,000, सीडी बैलेंस लिख दूंगा कितना 68,000। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा अकाउंट है? मैंने बताया लायबिलिटी अकाउंट है। बस लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस तरफ, और याद रखिएगा लायबिलिटी घटेगी तो इस तरफ। लायबिलिटी बढ़ेगी तो उस तरफ, घटेगी इस तरफ। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, टैक्सेस ऑफ ₹53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान हमने टैक्स पेड किया है। कितना? 53,000। अब मुझे बताइए, अगर आप टैक्स की पेमेंट कर देंगे, टैक्स आपके लिए लायबिलिटी है, अगर आप टैक्स की पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने की वजह से ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? पक्का होगा? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी कम होगी। आपने 53,000 है, 53,000 के टैक्सेस पेड करे हैं। अगर आप 53,000 के टैक्स पेड करेंगे तो टैक्स पे करने की वजह से ये लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है तो लिखते हैं डेबिट साइड में, याद रखिएगा। तो लायबिलिटी कम होगी कितने से? 53,000 से। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट साइड में लिखा। और जब मैं बात बोलूंगा ध्यान सुनिएगा, लायबिलिटी घटेगी कैसे? जब हम उसको देंगे पैसे। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा पेड, 53,000 के आपने टैक्सेस पेड कर दिए, हाँ या ना। इसके बाद हम टोटल करेंगे, और टोटल करके क्या आएगा जरा समझिएगा। 53 में इसको ऐड करूंगा, क्या आएगा? 0 0 0, 8 3 11, 6 5 11, 121। लो, आज तारीख भी 121 ही है ना। 121 में से 70 जाएगा, कौन बचेगा? 51। अब एक बात समझना बच्चों, 51 बचने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि साल के दौरान टैक्स की लायबिलिटी बढ़ गई है 51,000 से। इधर बचने का मतलब ही है कि लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, और इधर आने का मतलब है कि लायबिलिटी आपकी घट रही है। तो 51,000 इस तरह बचा है या ना। तो साल के दौरान 51,000 की लायबिलिटी आपकी और क्या हो गई है? बढ़ गई है। ये बढ़ने का मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। पहली बात तो ये है, नॉर्मली क्या किया जाता है, जैसे जब ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, जैसे 2015-16 है, 2015-16 खत्म हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना हमने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद यहाँ पर आके हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। फिर इस साल जो हम कमाएंगे, इस साल के एंड में जाके गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पे करेंगे। हमने गवर्नमेंट को 53,000 का टैक्स पे कर दिया, उसके बाद भी हमारे ऊपर टैक्स कितना पेंडिंग और बढ़ गया? इसे ऐसे भी समझिए, शुरू में टैक्स की लायबिलिटी कितनी थी? 70,000 थी शुरू में। आपने कितनी पे कर दी? 53,000 पे कर दी। तो 53,000 पे कर दी तो उसके बाद तो 17,000 ही बचनी चाहिए थी, लेकिन बच कितने रही है क्लोजिंग बैलेंस? 68। इसका मतलब साल के दौरान 51,000 से आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो गई है?
बढ़ गई है। ये जो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है इसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, याद रखिए किसमें, एसपीएल अकाउंट में। इसका मतलब ये बता रहा हूं, इसे लिखते हैं बाय एसपीएल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं मेड। मेड का मतलब साल के दौरान हमारे सर के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी जो बनी थी गवर्नमेंट की तरफ से वो बनी है 51,000। साल के दौरान हमारे सर के ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से बनी है वो बनी कितनी है, 51,000। 70,000 की लायबिलिटी तो पहले से थी हमारे ऊपर, पुरानी कुछ चल रही होगी, कुछ कंपनियों में केसेस चल रहे होते हैं, तो 70,000 की टैक्स लायबिलिटी तो कंपनी के ऊपर पहले से है। 51,000 की और लायबिलिटी आ गई, टोटल लायबिलिटी कितनी की हो गई, 121 की। 121 में से 53,000 हमने पेड कर दिया, तो 53,000 पेड करने के बाद बैलेंस कितना रह गया, 68,000। ये तो थोड़ा सा हमने सब्जेक्टिव पार्ट किया, लेकिन याद ये रखिएगा आने वाले क्वेश्चनों में इतना आपको सोचना नहीं होगा। टैक्स का बीडी बैलेंस, सीडी बैलेंस, पेड दे रखा होगा यहाँ पे लिख दीजिए, और जो बैलेंस से फिगर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, बाय एसपीएल अकाउंट मेड। मेड इस तरफ, पेड इस तरफ, मेड इस तरफ, पेड इस तरफ। समझ रहे मेरी बात को? मेड वाला पार्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है, कैश फ्लो कराऊंगा तो वहां पे पता चलेगा। ये छोटा सा फॉर्मेट जरा आप लिख लीजिए, फिर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट अब बना रहा हूं, वहां पे चीजें समझ में आएगी। एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की तैयारी करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, पहले समझिएगा ध्यान से। पहले यहां पे हम लिखते थे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर एक खास बात थी, खास बात ये थी कि आप जाके देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुरू में प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 का है। शुरू में प्रॉफिट 1,20 का दिख रहा है, आखिरी में प्रॉफिट 25,000 का है, 25,000 का है। प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, बड़ा है या घटा है, तो उसके लिए एक मिनट सुनिएगा, आपने सही बताया। जैसे आप क्वेश्चन करते थे, प्रॉफिट दे रखा होता 20,000 शुरू में, आखिरी में दे रखा होता था 45,000, तो यहां पे जब आप लिखते थे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर तो कितना लिखते थे? अगर ये 20,000 का ओपनिंग प्रॉफिट है, 45,000 का क्लोजिंग प्रॉफिट है, तो यहां पे जब आप लिखते थे तो कितना अमाउंट लिखते थे, कैसे निकालते थे? यानी कि 45,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे 20,000 को, तो ये आ जाता था 25,000। आज इस क्वेश्चन में ओपनिंग प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग प्रॉफिट, तो मैंने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे 45,000 में से 20,000 माइनस किया, तो यहाँ पे 25 में से 120 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 25,000 में से अगर बच्चों 1,20,000 में माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? वो भी किस में आएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव आने का मतलब ये प्रॉफिट थोड़ी ना है, लॉस है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहां पे प्रॉफिट लिखूंगा ही नहीं, बल्कि क्या लिखूंगा, लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। पहली बात समझे? तो लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना लॉस आएगा बॉस? 95,000। आप यहां पे भी लिख सकते हैं और वहां पे भी लिख सकते हैं। और ये 95,000 कहां पे लिखेंगे? मैं माइनस में लिखूंगा, तो माइनस साइन नहीं लगाना है, किस में लिखना है? ब्रैकेट्स में लिखना है। चलिए लिख दिया। ये अपना जो प्रोसेस है एज यूजुअल वो सब कुछ वैसे ही रहेगा। अच्छा, इसमें आप क्या ऐड करते थे? आप इसमें ऐड करते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे क्या क्या है। पहला आइटम तो मैं बताता हूं। आपने क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, जरा देखिए तो उस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में टैक्स मेड वाला पार्ट आया था क्रेडिट साइड में, एक आया था टैक्स पेड, वो तो डेबिट साइड में था, उसे छोड़ दीजिए। अभी बैलेंसिंग फिगर हमने खुद निकाला था बाय एसपीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा था मेड 51,000। वो जो 51,000 था आपका वो यहां पर आएगा। आप चाहें तो आप लिस्ट में भी देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा कि जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई थी तो उसमें एक आइटम लिखा गया था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मैंने लिखवा रखा है मेड में। फिलहाल पहली बार इसका क्वेश्चन आप कर रहे हैं टैक्स वाला, तो यहां पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये जो मेड वाला पार्ट होता है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट है। कितना है बच्चों? 51,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो अगला सामान आएगा वो आएगा जो आपने लोन ले रखा है ना बच्चों, उसके ऊपर आपने क्या दिया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। कितना इंटरेस्ट निकाला था हमने? 7,500। 3 महीने का अलग निकाला था, 6 महीने का अलग निकाला था, पूरे साल का कितना निकला था?
500 जी सर। जी। ये तो चलिए दो आइटम मैंने एडजस्टमेंट्स में से उठाए। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या कोई आइटम ऐसा है, क्या कोई आइटम ऐसा है जिसे मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल सकूं? सबसे पहले तो एक दो चीज होती है जो फिक्स होती है। गुडविल थी इस क्वेश्चन में? नहीं थी, ठीक है, गुडविल नहीं थी। एक होता है जनरल रिजर्व भी इस क्वेश्चन में नहीं था। एक चीज और खास है बच्चों, नोट नंबर 4 पे जाइएगा। नोट नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने बाकायदा डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया था। इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू उठा सकते हैं। जब तक एडजस्टमेंट ना दे रखा हो अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले कितने का था? 23,000 का था, अब कितने का हो गया? कितना बैलेंस चेंज हुआ है? 25,000। ये जो ब्रैकेट में दिखा रखा है इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि जैसे 215 का था फिक्स असेट, 23,000 माइनस करके 192 बताया। 384 का फिक्स असेट था, 48,000 माइनस करके 336 बताया है। आप जब डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं तो डेप्रिसिएशन वाले फिगर को ही लेंगे। शुरू में डेप्रिसिएशन था 23, आखिरी में डेप्रिसिएशन है 48। तो जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिख देंगे करंट ईयर का। कितना डेप्रिसिएशन है? 23 से है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? कितना निकाला था आपने डिफरेंस? 25,000। ये 25,000 यहां पे लिख दिया जाएगा। अगर अकाउंट बनाता है तो अकाउंट बना के निकालते हैं, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट आप केवल तब बनाएंगे जब आपको क्वेश्चन में बता रखा हो कि मशीन हमने बेची, मशीन खरीदी वगैरह वगैरह, इस तरह से कुछ बातें बता रखी हो। इसमें कुछ नहीं बता रखा तो मशीन का सीधा बैलेंस यहाँ पे ले लिया जाएगा, सॉरी डेप्रिसिएशन का सीधा बैलेंस यहाँ पे ले लिया जाएगा और मशीन का सीधा बैलेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिया जाएगा। मैं ही बताऊंगा। मगर एक और बात, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41, 45 और जो पीछे 42 मैंने करने के लिए दिया था वो कर लिया होगा तो ही चीज़ें बेहतर समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएंगी, पता ही नहीं चलेगा इसे क्या हो रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दिया 25,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या कोई और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लिस्ट को अपने दिमाग में भरिए। क्या क्या था वो? गुडविल रिटर्न ऑफ, जनरल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब चीज़ें तो थी। इस क्वेश्चन में केवल यही 3 चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, तो और कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद लगे हाथ इसमें से क्या और लेस करते हैं? और बार बार बोल रहा हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो अभी आपको मिलेगी ही नहीं, अभी नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तब देख लेंगे। अब इसका प्लस माइनस करेंगे बच्चों। 11,500 माइनस का, चलिए बहुत बढ़िया। 11,500 इन्होंने बताया है। 11,500 मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं और 11,500 मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं। इसे बोलेंगे हम लोग क्या भला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, हाँ चार्जेस बोल देते हैं ना, चेंजेस है वो, दैट वुड बी चेंजेस, नेगेटिव आ गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट। तो जरा जाके देखिए कौन कौन सी करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है इस क्वेश्चन में, बताएंगे जरा? हाँ जी, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेगेटिव में अगर शो कर दे रहे हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट माइनस का हुआ है, प्रॉफिट माइनस का हुआ है मतलब लॉस हुआ है। अगर आप लॉस में लिख देंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी ऐसा कर सकते थे, जैसे अगर यहाँ पे भी आप लिख देंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर नेगेटिव दिखा देंगे, तो प्रॉफिट नेगेटिव आने का मतलब बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हुआ? लॉस ही हुआ। अच्छा, आगे आइटम क्या है जरा देखिएगा। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज कुछ है क्या? क्या बात कर रहे हो? सही देखो, सच्ची में? चलिए नहीं, आप मना कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कोई नहीं है,
डिक्रीज इन करंट एसेट कोई है? चलिए कुछ तो है। डिक्रीज इन करंट एसेट के नाम पर क्या है? डिक्रीज इन करंट एसेट के नाम पे ट्रेड रिसीवेबल है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल। कितना है? 14,000। आपने कुछ और बोला? एक मत बोलिए, नहीं तो सही बोलिए, याद रखिए। ट्रेड रिसीवेबल आ गया आपका 14,000। क्या कोई और करंट एसेट है जो डिक्रीज हुई है? अदर करंट एसेट डिक्रीज हुई है, पक्का? तो यहां पे मैं लिख देता हूं अदर करंट एसेट। कितने से? 4,000 से। ये कौन सी वाली हेडिंग में चल रहा है? ऐड वाली हेडिंग में चल रहा है। तो जो कुछ लिखेंगे इसी तरह से प्लस में लिखेंगे। इसके बाद इसमें से लेस करेंगे किसको? इसका उल्टा पार्ट क्या है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। तो जाके देखिए। अब मेरे को और बताइए, क्या कोई करंट लायबिलिटी है जो डिक्रीज हुई हो? ट्रेड पेबल, पक्का? कितने से? ट्रेड रिसीवेबल 14 ही था क्या? अच्छा, कहीं गलत न करवा दीजिएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम है ट्रेड पेबल। हाउ मच? कितना है सर? 14,000। लेस वाला कॉलम है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में। इन क्वेश्चन को करने के ना स्पीड रखिए, अपनी स्पीड बहुत ज़रूरी है। मैं तो धीरे धीरे कर रहा हूँ। अच्छा, अगला क्या है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में कोई और आइटम है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है बच्चों, लेकिन इसका नोट नंबर था नोट नंबर 3। और नोट नंबर 3 कहाँ पर था? प्रोविजन फॉर टैक्स में। और प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने क्या बना दिया? अकाउंट बना दिया। जिसका अकाउंट बना दिया फिर उसे यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, पढ़ते समय क्वेश्चन में जिस जिस के आगे हम मार्क लगा देते हैं ना, प्लस माइनस, इसलिए मैं लगवा देता हूँ शुरू में, वही चीज़ें यहाँ पर आएंगी। जिसका आपने अकाउंट बना दिया उसको तो आपने टैक्स का अकाउंट बनाया, टैक्स का अकाउंट बना के मेड तो यहाँ पे निकाल लिया ना। यहाँ पे जो लिखा था आपने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो ये आपने कहाँ से निकाला? अकाउंट बना के निकाला। जिसका अकाउंट बना दिया अब उसको बैलेंस शीट में देखने की जरूरत नहीं है। अगला सामान क्या है? इंक्रीज इन करंट एसेट। कौन सी करंट एसेट इंक्रीज हुई है? इन्वेंट्री हुई है, पक्का? अच्छा, मैंने तो क्वेश्चन ही दूसरा खोल रखा है। इन्वेंट्रीज कितने से बॉस? 7,000 जी। 7,000 हुआ है, उसे आप ब्रैकेट में दिखा। और करंट एसेट बढ़ी है? बताइए बताइए, पक्का? चलिए बताइएगा मैडम जी। प्लस माइनस? नेगेटिव बैलेंस -3,000। ये -3,000 मैं यहां पे लिख दूंगा। अब देखिए ये 11,500 पहले से नेगेटिव में है, ये 3,000 और नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव ही हो जाता है ना। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 11,3 14,500 14,500। इसे क्या बोलेंगे हम लोग आराम से? इसे क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी तो नेगेटिव में चल रही है। और इसमें से क्या लेस करते हैं आप? टैक्स पेड। कितना है टैक्स पेड? देखिएगा। तो इसके लिए आप जाइए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट पे, जाके देखिए जरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आपने डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में जाके देखिए, डेबिट साइड में आपने लिखा है टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है पेड। कितना? तो टैक्स पेड क्या है? 53,000। तो यहाँ पे 53,000 लिख दूंगा मैं। 14,500 में से 14,500 में से ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 14,500 तो ये पहले से माइनस में बच्चों। अब ये और माइनस हो रहा है, 53,000 और माइनस हो रहा है। मतलब मैथमेटिकली समझिए तो 14,500 क्या है? माइनस का है ये, बोलो। 14,500 माइनस का है, और इसमें से माइनस करने के लिए क्या बोला जा रहा है? 53,000। तो क्या आएगा बताना? ये आ जाएगा 53 और 14, दैट वुड बी 67। तो 67,500 नेगेटिव आ जाएगा। इसे बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलिए हाँ। यहां इसे हम लोग नाम देंगे क्या? ए।
कोई डाउट है तो बोलिए। आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें कैश फ्लो में। अब तक हम लोगों ने एक पार्ट किया है जिसमें क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हेडिंग डालना मैं भूल गया, मैडम जी ने बताया, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। हेडिंग है अब कैश फ्लो। ये दोनों बड़े सिंपल होते हैं, इनको करने में बड़ा अच्छा लगता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बस कुछ नहीं देखना, आपकी जो फिक्स्ड असेट्स हैं असेट साइड में उनको देखना है। सबसे पहले आइए असेट साइड में, सबसे पहले क्या है बॉस, फिक्स असेट है। बस फिक्स असेट को ही देखना होता और कुछ नहीं देखना होता। यहाँ तो फिक्स असेट तो एक ही है, और उस एक में भी कमाल देखिए ना, नोट नंबर दे रखा है, नोट नंबर 4, तो यहाँ तो वो भी नहीं देखना, कहाँ देखना है। अब नोट्स टू अकाउंट में देखिए गंभीर समस्या। नोट नंबर 4 में दो चीजें दे रखी है, एक तो मशीन दे रखी है 215 से 384, और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, फिर माइनस करके बैलेंस नीचे दे रखा है। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, है ना, उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर केवल मशीन को देखेंगे, और मशीन में भी कौन से वाला पार्ट देखेंगे, कॉस्ट वाला। कॉस्ट वाले का मतलब आपको याद होगा कि किसी भी असेट की कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन क्या बचता है, बुक वैल्यू बचती है, हाँ या ना। हमें बुक वैल्यू वाली पार्ट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना होता। हमें अगर परचेज वाला पार्ट देखना है तो हम कॉस्ट वाले पार्ट को देखते हैं जो डेप्रिसिएशन घटाने से पहले का है। मतलब मशीनरी पहले कितने की है, 215 की, हाँ या ना। और अब कितने की हो गई है, मशीन बढ़ी है कि घटी है, कितने से, पक्का मैं माइनस करके देख लेता हूँ। 384, बहुत बड़ा कैलकुलेटर है ये, 384 माइनस का 215, 169। आपने पहले कुछ और बोला था, ठीक है चलिए कोई नहीं, गलती आपको है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बड़ी है घटी है, बड़ी है, तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी कितने से, 169 से। चेक कीजिए क्या कोई और फिक्स असेट भी है हमारे पास, कोई फिक्स असेट नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन परचेज करने से पैसा जाएगा या आएगा, जाएगा। माइनस में दिखाएंगे, कुछ और होता तो उसे भी दिखाते, अब नहीं है तो हमारी क्या गलती, सीधा यहाँ पे लिख दूंगा मैं 169। सर फ्रेम में तो आ रहा नहीं, देख लीजिएगा, ये तो थोड़ा लेफ्ट राइट ले लीजिएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। मैंने बोला था कि दूसरी बार आपको बोल रहा, नहीं बोलना है तो मत बोलिए, गलत मत बोलिए, है ना, दोनों बार आपने गलत ही बोला। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेट कितना आ रहा है आपका, 1,69,000, हाँ या ना। अगली हेडिंग हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सा अब है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब बच्चों फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पहुंच जाइए और जाके देखिए जो अभी तक कहीं नहीं हुआ अब उसको लेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा जरा देखते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल में जाते हैं। पहले शेयर कैपिटल 1 लाख की थी, अब शेयर कैपिटल कितने की है, 3 लाख की है। 1 लाख की शेयर कैपिटल 3 लाख की हो गई है, बढ़ी है घटी है, कितने से, 2 लाख से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बोला, इश्यू ऑफ, इससे पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। कितना, 2 लाख रुपए आएगा, इसे यहाँ पे शो किया। अगला सामान क्या है जरा बताइएगा। अगला सामान रिजर्व एंड सरप्लस है लायबिलिटी साइड में, इसको तो ऑलरेडी ले चुके हो, जिसको ले चुके हो उसको छेड़ना नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको कहीं नहीं लिया है लेकिन अब जरा देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाई दे रहा है, नोट नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहां तो देखेंगे नहीं, नीचे चले जाइए। पहले बोरिंग कितने की थी, 60,000, अब बोरिंग कितने की हो गई है, यानी कि साल के दौरान 20,000 का आपने लोन लिया है। क्लास के शुरू में मैंने बताया था कितने का लोन लिया था, 20,000 का, नहीं, उससे पैसा आएगा जाएगा, चलिए खुशी की बात है। रेजिंग ऑफ 10% टर्म लोन, कितने का लोन आया, 20,000 पैसा आया है, जी सर।
वो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो था, उस इंटरेस्ट की आपने पेमेंट करी है। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया 7,500। अब यहाँ पे भी आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इससे पैसा आएगा जाएगा? कितना जाएगा पैसा? 7,500 जाएगा। उसे ब्रैकेट में दिखाऊं माइनस में। अब एक बात बताइए मुझे, कितना आएगा मैडम जी? नहीं बताओगे? 20 में से 12, 2,12,000। मैं तो फटाफट कर लेता हूँ ना, 2,12,500। क्या बोलेंगे? नेट। चलिए इस बार आप बोल लीजिए, हर बार आप गलत बोल रही हैं। क्या बोलेंगे इसको मैडम जी? चलो रहने दो, चुप रहो, चुप रहो, आगे से चुप रहना, मुंह बंद। नेट कैश फ्लो